सभी को देखिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पर ये दूसरा वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने करंट परचेज प्राइस मेथड जो इसके जो फर्स्ट टेक्निक जो यूज होती है उसको हमने पढ़ा था। इसके साथ ही इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है और हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग की कौन सी कमियां हैं जिसके कारण से हमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में हमने समझा था। आज ये जो दूसरा वीडियो है इसमें हम समझेंगे जो इसका जो सेकंड टेक्निक है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। और इसके अलावा जो दोनों टेक्निक्स को जब हम एज ए मिक्सचर के रूप में जब यूज़ करते हैं तो हाइब्रिड मेथड कहलाता है वो, जिसमें कुछ गुण हम करंट परचेज प्राइस मेथड के लेते हैं और कुछ हम जो अपने करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है इनके लेकर चलते हैं, ताकि दोनों की कमियों को दूर करते हुए केवल दोनों की खूबियों को ले लिया जाए। उसे हाइब्रिड मेथड बोलते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में भी जानेंगे। और ये जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है जिसे हम अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंज बोलते हैं, उसकी कमियां कौन सी है जिस कारण से इसका लिमिटेड यूज होता है, कि बहुत ज़्यादा ब्रॉडली यूज नहीं हो पा रहा है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का इतनी सारी खूबियां होते हुए भी। तो वो कौन सी कमियां हैं जिसके कारण से इसके यूज़ जो इसका जो यूज है वो लिमिटेड रूप में देखने को मिलता है, तो उनको हम समझेंगे। इसके अलावा देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है ये बड़ा टेक्निकल सा मेथड है। तो इसमें जो बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, डेप्रिसिएशन में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हमें। इसी तरह से वर्किंग कैपिटल को लेकर एडजस्टमेंट्स हैं, गियरिंग एडजस्टमेंट्स हैं। तो काफ़ी सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट में हमें करनी पड़ती है ताकि हम नया और रिवाइज्ड प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकें। तो वो सारी बड़ी टेक्निकल हैं और उसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए उसको मैंने यहाँ इस वीडियो में नहीं लिया है, ठीक है, ताकि जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बने। उसके लिए हम वीडियो जो इसका पार्ट 3 है वो लेकर आएंगे, तो उन सारे कंसेप्ट्स को हम वहाँ समझेंगे। अभी फ़िलहाल समझ लीजिए इस वीडियो में हम करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड का जो थ्योरी पार्ट है उसको समझेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें समझेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड क्या है। तो देखिए जो करंट परचेज प्राइस मेथड था उसको हमने समझा था, और उसकी सबसे जो बड़ी कमी थी वो ये कमी थी कि जितने भी असेट्स हैं या लायबिलिटी जिनको भी हमें रिवाइज करना है उन सबको हमने एक इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से ही चेंज कर दिया था, चाहे वो क्लोजिंग इंडेक्स लिया हो, चाहे एवरेज इंडेक्स लिया हो, या फिर हमने ओपनिंग इंडेक्स को यूज़ किया हो। तो हम ये मानकर चलते हैं कि अगर इंडेक्स वैल्यू 100 से बढ़कर 150 हो गई, ठीक है, 100 से बढ़कर 150 होने का मतलब है कि प्राइजेज में 50% चेंज। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ऑल असेट्स, सभी असेट्स जो हैं वो 50% उन सब का प्राइस बढ़ गया होगा। लेकिन प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि भाई अगर 50% प्राइस चेंज हो रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है, तो सभी असेट्स पर 50% चेंज हो, या सभी असेट्स 50% से बढ़े ही। हो सकता है कुछ असेट्स कम हो जाए, कुछ असेट्स का प्राइस कम हो जाए। तो ये उसकी सबसे बड़ी कमी थी कि सभी असेट्स को एक जैसे इंडेक्स वैल्यू से लेकर ये एडजस्टेड कर रहा था। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। तो उन कमियों को दूर करने के लिए ही ये जो CPP मेथड, करंट परचेज प्राइस मेथड है, वो शुरू किया गया, ठीक है। जो CPP मेथड की कमियों को दूर करने के लिए ही जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड जो है CCA मेथड है वो शुरू किया गया। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई अगर उसके बारे में हम जानें तो देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सैंडीलैंड्स कमेटी के नाम से कमेटी गठित की गई 1974 में, ठीक है, जिसे हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। और इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश की वो 1975 में पब्लिश की, ठीक है। और इन रिपोर्ट्स की जो रिकमेंडेशंस हैं उन रिकमेंडेशंस के बेस पर ही ये जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है वो शुरू हुआ। तो कौन कौन सी इसकी प्रमुख रिकमेंडेशंस हैं उसकी अगर हम बात करें
तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो मेन रिकमेंडेशन इन्होंने ये दी, इन्होंने कहा कि देखिए जो करंट परचेज प्राइस मेथड CPP मेथड आप अभी तक यूज जो कर रहे हैं ये मेथड शॉर्ट रन के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में यूज कर रहे हैं तो ये मेथड ठीक नहीं है। ठीक है, यानी कि द कमेटी एम्फेसाइज दैट द करंट परचेजिंग प्राइस मेथड मे बी बेनिफिशियल इन शॉर्ट रन। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि इंडेक्स पर इसकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, इस कारण से ये मेथड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं समझा जाता है। इसके अलावा जो इसकी बाकी रिकमेंडेशंस थी, वो रिकमेंडेशंस कौन सी थी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको हमें करंट कॉस्ट के बेस पर बनाना चाहिए। मतलब कि बजाय इसको कि हम करंट परचेज प्राइस मेथड की तरह सभी की इंडेक्स वैल्यू में कन्वर्ट करें, उसकी बजाय सभी एसेट्स की हमें फाइंड आउट करनी चाहिए कि आज के डेट में इनकी कॉस्ट कितनी हो सकती है। ठीक है, आज हम इसको अगर रिप्लेस करें, इसकी जगह पर इसकी जैसी कोई नई एसेट्स लेकर आएँ तो वो एसेट्स कितने रुपए में आ जाएगी। ठीक है, उसे हम बोलते हैं इसकी करंट कॉस्ट। तो उसके बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा और रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें तो जो करंट कॉस्ट जो है असेट्स की, उसका मतलब क्या है? करंट कॉस्ट का मतलब है कि आज बिजनेस में उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज अगर उस असेट्स को बेचा जाए या उसके जैसी किसी नई असेट्स को लाया जाए तो वो असेट्स कितने रुपए में आ जाएगी। ठीक है ना, तो प्राइस एट विच द असेट्स में बी रिप्लेस्ड। ठीक है, आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग असेट्स है उसको अगर हम बदल कर उसकी जैसी बिल्कुल उसी की कार्यक्षमता वाली नई असेट्स को लेकर आएँ तो वो असेट्स कितने रुपए में आ जाएगी, उसी को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो CPP मेथड है, करंट परचेज प्राइस मेथड, जो हमने इससे पहले पढ़ा था पिछले वीडियो में, वहाँ हम लायबिलिटीज़ को लेकर भी एडजस्टमेंट्स कर रहे थे। लायबिलिटीज़ को लेकर हम मॉनेटरी एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, जो मॉनेटरी आइटम्स होती हैं। ठीक है, तो उसमें मॉनेटरी गेन या मॉनेटरी लॉस हम फाइंड आउट करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ इस मेथड में ध्यान रखिएगा, लायबिलिटीज़ को लेकर कोई एडजस्टमेंट नहीं की जानी। सारी जो भी एडजस्टमेंट्स हमें करनी है वो करनी है केवल असेट्स में और एक्सपेंसेस में। ऑल एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके अलावा और जो आपकी जो लायबिलिटीज़ है उसमें किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट्स हमें नहीं करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो होल्डिंग गेन है या लॉस है, होल्डिंग गेन और लॉस का मतलब समझ लीजिए कि किसी एसेट्स को हमने मान लीजिए 2 साल तक रखा तो वो हो गया उसका होल्डिंग पीरियड, जो 2 साल तक हमने उसको अपने पास रखा। अब वो 2 साल तक अपने पास रखा, इस दौरान प्राइस में जो चेंज आया होगा उसकी वजह से उसकी एसेट्स उस एसेट्स की वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो दिस इज कॉल्ड होल्डिंग गेन, और अगर उसकी वैल्यू में गिरावट आ रही है दिस इज कॉल्ड होल्डिंग लॉस, कि उसको अपने पास रखने के कारण उसकी वैल्यू में जो गिरावट आई। तो जो होल्डिंग गेन है या लॉस है इसको अलग से रखा जाता है। सारे होल्डिंग गेन से हम एक रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाते हैं। ठीक है, और ताकि जितने भी होल्डिंग लॉस है उन सब की एडजस्टमेंट उसमें से करी जा सके। तो सभी होल्डिंग गेन लॉस जो है उसके लिए अलग से एक रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया जाएगा और उस रिजर्व में इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, फिर जहाँ तक बात डेप्रिसिएशन की है, देखिए डेप्रिसिएशन हम हिस्टोरिकल कॉस्ट में लगाते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। यानी कि आपने कोई बिल्डिंग ख़रीदी थी मान लीजिए 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो हम किस तरह से दिखा रहे होंगे उसको कि 1 लाख रुपए की बिल्डिंग, और इस पर मान लीजिए हम 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 10% स्ट्रेट लाइन मेथड के आधार पर। ठीक है, तो आप हर बार 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ जो डेप्रिसिएशन लगेगा
जो आपका करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा। कैसे? उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा आज इस बिल्डिंग की वैल्यू है कितनी। मान लीजिए आज इस बिल्डिंग की वैल्यू है 1,50,000 रुपीज़, तो आज डेप्रिसिएशन इस 1,50,000 रुपीज़ पर लगेगा, यानी कि 15,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन इसमें लगाया जाएगा। ठीक है ना। तो जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स शुड बी मेड। ठीक है, जो एडजस्टमेंट्स है वो हमें करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट्स क्या करनी पड़ेगी कि अभी डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे थे 10,000, अब कितना लगना चाहिए 15,000। तो जो 5,000 रुपये का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो एडजस्टमेंट्स है वो कहाँ जाएगी? ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र होगी। तो वहाँ ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो इससे क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जितने भी बनाए जाएंगे, ठीक है, चाहे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है या आपकी बैलेंस शीट्स हैं, उसमें सभी आइटम्स को हम कन्वर्ट करेंगे उसके करंट मार्केट प्राइस पर। कोशिश की जाएगी कि जो भी एक्सपेंसेस हैं या जो भी असेट्स है, लायबिलिटीज़ को तो खैर हम चेंज नहीं करते हैं, तो जो आज उसकी करंट मार्केट वैल्यू होनी चाहिए उस मार्केट प्राइस को ये रिफ्लेक्ट करते हुए हों। तो ये सब रिकमेंडेशंस सैंडीलैंड्स कमेटी के द्वारा दी गई, जिसकी रिपोर्ट जैसा कि बताया 1975 में इसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। ठीक है, और उन रिपोर्ट्स के आधार पर फिर ये मेथड शुरू हुआ। तो अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, जैसा कि इसका नाम है कि हमें करंट कॉस्ट चाहिए, तो ये करंट कॉस्ट होती क्या है? तो करंट कॉस्ट के लिए इनमें से कोई भी कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, जैसी भी सिचुएशन हो, जैसे भी सर्कमस्टांसिस हो। जैसे कि नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू। नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि जो असेट्स आज आपके पास बिजनेस में हैं उसके जैसी सेम टाइप ऑफ असेट्स, उसी कैपेसिटी वाली, उसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करने वाली अगर आप ख़रीदें मार्केट से आज, तो वो असेट कितने रुपए में आ जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू। तो आप इसको यूज कर सकते हैं एज करंट कॉस्ट। या फिर नेट रिलीजेबल वैल्यू। ये क्या होती है? रिलीजेबल वैल्यू का मतलब आज अगर उस असेट्स को हम बेचें तो मार्केट से कितना रुपया हमें उससे मिल सकता है। आज ये ज़मीन हम जो हमारे पास है, जो लैंड हमारे पास है, इसको अगर मैं बेचता हूँ तो भाई आज ये मार्केट में 25 लाख रुपीज़ की बिकेगी। आज मार्केट प्राइस इसका 25 लाख रुपीज़ है, जबकि ख़रीदा था मैंने इसको 5 लाख रुपीज़ का। तो 25 लाख रुपये जिसकी नेट रिलीजेबल वैल्यू है, तो हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह से किसी और चीज़ और असेट्स के बारे में भी हम नेट रिलीजेबल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं अगर वो हमारे पास अवेलेबल हो तो। या फिर प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू बल्कि टाइम वैल्यू बोलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें डिस्काउंटिंग वैल्यू और कंपाउंडिंग वैल्यू दोनों को ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि आज एक बिल्डिंग 1 लाख रुपए की है और मान लीजिए 10% का इन्फ्लेशन रेट है, तो 10% प्राइस बढ़ जाएगा, तो 1 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 1,10,000 रुपये। दिस इज़ कॉल्ड कंपाउंडिंग। और अगर मान लीजिए हमें ये बताया जाए कि भाई इस बिल्डिंग की वैल्यू 1 साल बाद 2 लाख रुपए हो जाएगी, ठीक है, और 10% इन्फ्लेशन की रेट है, ठीक है, 10% इन्फ्लेशन की रेट है, तो आज इसकी वैल्यू क्या है? तो जो प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं वो बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे आप कैपिटल बजटिंग में निकाला करते थे। ठीक है, तो मान लो 10% की रेट पर पहले साल का पीवी फैक्टर होता था, आपको ध्यान होगा 0.909। तो इस 0.909 को 2 लाख रुपए से अगर आप गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो आज की उसकी वैल्यू कहलाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। तो इनमें से कोई भी वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ करंट कॉस्ट। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एसेट्स की वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि असेट्स का वैल्यूएशन इस मेथड में किस तरह से किया जाता है। ठीक है, किसी भी एसेट्स का वैल्यूएशन जो हमें करना है इस मेथड में, वो किस ढंग से किया जाएगा। ध्यान रखिए, देखिए मैंने इसमें अलग से बैलेंस शीट्स किस तरह से बनेगी उसके बारे में कुछ भी
इसमें मेंशन नहीं किया है। ठीक है, रीज़न ये क्योंकि जो भी असेट्स है उन असेट्स का वैल्यूएशन किस तरह से किया जाएगा, नए मूल्य पर किस तरह से दिखाया जाएगा, रिवाइज्ड बैलेंस शीट में किस तरह से शो किया जाएगा, वो सारा हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें उन सब असेट्स को इस मूल्य पर दिखाया जाएगा जो यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही न्यू बैलेंस शीट बनेगी। तो एक तरह से इसमें ये भी यूँ समझ सकते हैं कि असेट्स का वैल्यूएशन और साथ में न्यू जो बैलेंस शीट बनेगी वो किस तरह से बनेगी, वो समझ लो, इसके बारे में बताया हुआ है। तो पहली बात तो फिक्स्ड असेट्स की बात करें। फिक्स्ड असेट्स को पहले आप सोचिए ट्रेडिशनली हम कैसे दिखाते थे कि 5 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग है, 10% डेप्रिसिएशन, 50,000 डेप्रिसिएशन घटाया आपने, तो 4,50,000 रुपीज़ पर आपने शो किया होगा। लेकिन अब जो है इसको किस तरह से शो किया जाएगा, अब इसको डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर ना शो करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू पर शो किया जाएगा कि आज अगर इस बिल्डिंग को मार्केट में बेचते हैं तो कितने रुपए हमें मिल सकते हैं। आज इसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है, मान लीजिए आज इसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपीज़ है, तो 6 लाख रुपीज़ पर हमें शो करना है, ना कि इसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर। ठीक है, तो सभी एसेट्स को उसकी रिवैल्यूड जो है, रीवैल्यू की हुई की जो वैल्यू, ठीक है, पुनः मूल्यांकित किया गया जो मूल्य है, ठीक है, वर्तमान मूल्य है, उस पर हमें शो करना है। फिर डेप्रिसिएशन आप हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में उस प्राइस पर लगाते थे, उस वैल्यू पर लगाते थे जितने में आपने उसे ख़रीदा। लेकिन यहाँ डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज किया जाएगा, यहाँ डेप्रिसिएशन उसकी करंट कॉस्ट पर। मान लीजिए 6 लाख रुपए उस बिल्डिंग की आज जो प्रेजेंट वैल्यू है, तो जो डेप्रिसिएशन आपको निकालना है वो 6 लाख रुपीज़ पर ही कैलकुलेट करना है। बेशक बिल्डिंग को 6 लाख रुपए में ही दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन उस पर जो 60,000 का जो एक रिजर्व बन जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व के रूप में, डेप्रिसिएशन के रूप में, वो हमें अलग से निकालना होगा। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो CCA मेथड है, ठीक है, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है, उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन कितना आया, 60,000, और जो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन कितना आया, 50,000। तो जो 10,000 रुपीज़ का एडिशनल डेप्रिसिएशन हम लोग लगा रहे हैं, ये एक तरह से एडिशनल रिजर्व हो जाएगा, जिसको हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, जो इस काम के लिए यूज किया जाएगा कि जो असेट्स लायबिलिटीज़ का जो वैल्यू है उसमें जो चेंज हो रहा है, उस चेंज को एडजस्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, ना कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट, ये हमने अगले पॉइंट में मेंशन भी किया है, डिफरेंस बिटवीन, अगर आप इस पॉइंट को पढ़ें, प्रेजेंट डेप्रिसिएशन एंड हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन। प्रेजेंट डेप्रिसिएशन जो भी लगा है 60,000 रुपीज़, ठीक है, और हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन जो पहले लग रहा था यानी कि 50,000 रुपीज़, ठीक है, इज़ रिटर्न इन रिवैल्यूएशन रिजर्व। उसे कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, और इस रिजर्व को कहाँ शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं लायबिलिटी साइड में। और इसका यूज किस काम के लिए करते हैं कि जो असेट्स में जो चेंज होता है, असेट्स लायबिलिटीज़ की वैल्यू में जो चेंज होता है, लायबिलिटीज़ को नहीं करते इसमें चेंज, असेट्स की वैल्यू में जो दूसरे चेंजेस होते हैं उनको एडजस्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब आप इस रिजर्व से जो असेट्स में होने वाले बदलाव है, असेट्स के प्राइस में होने वाले बदलाव है, उनकी एडजस्टमेंट के लिए इसका यूज कर सकते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी जो दूसरी एसेट्स बच की उनके वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स, ये सभी शामिल होते हैं। तो इनको कैसे दिखाते हैं, आप पहले देखिए ज़रा, हिस्टोरिकल कॉस्ट में इसको कैसे दिखाते थे। वहाँ हम कहते थे कि भाई कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट या मार्केट प्राइस, दोनों में जो कम हो उसके आधार पर आप इसका वैल्यूएशन करते थे। लेकिन यहाँ जो ये जो CCA मेथड है, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसका नाम ही करंट कॉस्ट लेना है, यानी कि आज वैल्यू कितनी है, तो करंट मार्केट प्राइस जो होगा उसी के आधार पर आप इसका वैल्यूएशन करेंगे, यानी कि कॉस्ट पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसका वैल्यूएशन सिर्फ किस पर करना है, जो करंट मार्केट वैल्यू है उस पर। ठीक है, तो इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस इज शोन एट करंट वैल्यू, ठीक है,
नॉट ऑन कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवरेज लेस बेसिस। तो जैसे पहले दिखाते थे कॉस्ट या मार्केट प्राइस दोनों में जो कम हो उस बेस पर नहीं दिखाना है। किस बेस पर दिखाना है? सिर्फ जो आज इसका करंट मार्केट वैल्यू है उसके आधार पर। ठीक है। इसके अलावा जो करंट इन्वेस्टमेंट्स है उनका वैल्यूएशन कैसे करना है? इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए जस्ट लाइक स्टॉक की तरह, यानी कि स्टॉक का वैल्यूएशन अभी आपने कैसे किया? उसके करंट मार्केट वैल्यू के आधार पर। तो इसी तरह से जो आपके करंट इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी जिनको आप बोल सकते हैं, उनका वैल्यूएशन भी उनके जो करंट मार्केट वैल्यू है उसके बेस पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपने पढ़ा था, कौन से मेथड में? CPP मेथड में, करंट परचेज प्राइस मेथड में। करंट परचेज प्राइस मेथड में हम क्या करते थे? मॉनेटरी आइटम्स को हम अलग से निकाल लेते थे और उन पर हम फिर मॉनेटरी गेन या लॉस निकाला करते थे। ठीक है। तो उस मॉनेटरी गेन या लॉस के एडजस्टमेंट्स को हमें प्रॉफिट में दिखाना पड़ता था, प्रॉफिट में शो करना पड़ता था। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ जो मॉनेटरी असेट्स हैं, कैश, एडवांस का मतलब जो आपने प्रीपेड में, एडवांस में जो आपने एक्सपेंसेस पे कर रखे हैं, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, ठीक है, या जो आपकी लायबिलिटीज़ है जो फिक्स्ड है कि आपको इतना ही पे करना है, क्रेडिटर्स को इतना अमाउंट पे करना है, ठीक है, लोन की इतनी पेमेंट करनी है, ठीक है, तो उसके बारे में कोई भी आपको चेंज नहीं करना है। उन्हें केवल किस पर दिखाना है? हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पर ही शो करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इनकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। क्रेडिटर्स को अगर आपको 15,000 रुपये की पेमेंट करनी थी तो आज भी ये 15,000 रुपये की पेमेंट करेंगे, चाहे इन्फ्लेशन हो चाहे डिफ्लेशन हो। जो रेट फिक्स हो चुका उसी रेट के हिसाब से आपको पेमेंट करनी है। 15,000 रुपये की बात हो रही है तो 15,000 रुपये ही आप पेमेंट करने वाले हैं, इससे ज़्यादा की पेमेंट आपको नहीं करनी है। ठीक है ना। तो इन पर किसी तरह का मॉनेटरी गेन या लॉस है वो भी नहीं निकाला जाता। ठीक है। उस मेथड में हम क्या करते थे, उसमें भी इनको हम दिखाते तो उसी ढंग से थे। ठीक है। लेकिन एक काम जो एक्स्ट्रा हम कर लेते थे वो क्या, कि उस पर मॉनेटरी गेन या लॉस हम फाइंड आउट कर लेते थे। मॉनेटरी गेन या लॉस के बारे में आपको बताया गया था उस मेथड में। अगर मैं दोबारा इसमें जिक्र करूं कि भाई डेटर्स हैं, अब उससे 50,000 रुपये लेने, 50,000 रुपये का माल बेचा हुआ है, अब वो 1 साल बाद मुझे पेमेंट कर रहा है। ठीक है। 1 साल बाद भी वो कितना देगा? ऑब्वियसली 50,000 रुपये ही देगा। लेकिन मुझे पता है कि 1 साल बाद जो इन्फ्लेशन है वो 10% के रेट से बढ़ चुका है। तो इन 50,000 रुपये की बजाय देखा जाए तो मुझे 55,000 रुपये मिलने चाहिए, तब जाकर बात बने। लेकिन वो मुझे पे कितना करेगा? 50,000 रुपये ही देगा। यानी कि 5,000 रुपये का मुझे हो रहा है लॉस, जिसे हम मॉनेटरी लॉस बोलते थे। तो ये एडजस्टमेंट्स हम करंट परचेज प्राइस मेथड में करते थे। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड में इस तरह की एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, ये जो सारी आइटम्स है, कैश, एडवांस, BR, लायबिलिटीज़, इनको करंट परचेज प्राइस मेथड में भी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही शो किया जाता था, और जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है उसमें भी हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही शो करते हैं। लेकिन जो मॉनेटरी गेन या लॉस निकाला करते थे उस मेथड पे, यहाँ उसकी कोई एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ रही है। ठीक है। अब देखिए कि इस मेथड में जो प्रॉफिट निकाला जाता है वो किस तरह से फाइंड आउट होता है। तो देखिए, एक तो इसमें करंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं और दूसरा हम निकालते हैं होल्डिंग गेन। होल्डिंग गेन का मतलब ये मैंने आपको बताया कि किसी एसेट्स को आपने मान लिया 2 साल तक रखा, 2 ईयर्स तक रखा, तो 2 साल तक रखने के दौरान उसका प्राइस कितना बढ़ा या घटा। ठीक है। तो वो कहलाता है होल्डिंग गेन या होल्डिंग लॉस। ठीक है। अब उसमें से उस असेट्स को अगर आपने बेच दिया तो वो होल्डिंग गेन आपको रिलीज हो गया, मिल गया, प्राप्त हो गया, कि बिल्डिंग आपने ख़रीदी थी 50,000 रुपये की, बेची आपने 55,000 रुपये की। ठीक है। तो ये 5,000 रुपये का आपको गेन, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई, 5,000 रुपये आपको प्राप्त हो गए। दिस इज कॉल्ड रियलाइज्ड होल्डिंग गेन। अच्छा, यही बिल्डिंग 50 की जगह 55,000 रुपये की होगी, लेकिन अभी आपने बेची नहीं है, तो लेकिन 5,000 रुपये का आपको बेनिफिट है, लेकिन अभी वसूल नहीं हुआ। ये दिस इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन।
तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अलग से दिखाते हैं, और असेट्स लायबिलिटीज़ के रखने के कारण जो आपको गेन या लॉस होता है उसको आप अलग से शो करते हैं। होल्डिंग गेन ही ज़रूरी नहीं है, लॉस भी हो सकता है। तो गेन हो लॉस हो तो उसमें रियलाइज्ड पार्ट कितना है, अनरियलाइज्ड पार्ट कितना है, उसको अलग अलग शो किया जाता है, ताकि हम इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट को भी देख सकें, ठीक है, और जो दूसरी हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ है उसको भी हम देख सकें, ठीक है। यानी कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के कारण मिलने वाला प्रॉफिट और इन्फ्लेशन के कारण मिलने वाला जो प्रॉफिट या लॉस है, उन दोनों को हम अलग अलग करके दिखा सकें। ये इसके पीछे पर्पज़ होता है, ठीक है। तो आगे बढ़े। अब ये वो एडजस्टमेंट्स है जिसकी मैं बात कर रहा था इस वीडियो की शुरुआत में कि जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है उसमें हम जब प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी हमें इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट से डेप्रिसिएशन कितना लगता और अब जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, वो जो डिफरेंस है जिसे हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कैसे करते हैं। इसके साथ साथ बैकलॉग डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। बैकलॉग डेप्रिसिएशन का मतलब समझ लीजिए कि आज वैल्यू हो गई है उस बिल्डिंग की या उस मशीन की 1,50,000, पहले कितनी थी 1,00,000, ठीक है। तो 1,00,000 पर डेप्रिसिएशन आपने मान लो 10% की रेट से लगाया तो कितना 10,000, अब कितना लगेगा 15,000, तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगना है। ये तो हो गया डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई पिछले 4 सालों से जो आप 10-10 हज़ार रुपये डेप्रिसिएशन लगाते आ रहे हो उसको भी चेंज करो, क्योंकि आज इसकी वैल्यू 1,50,000 हो गई है। तो उन पिछले 4 वर्षों का डेप्रिसिएशन भी कितना होना चाहिए, उन पिछले 4 वर्षों का डेप्रिसिएशन भी 15,000 रुपये के हिसाब से ही होना चाहिए। लेकिन आपने कितने के हिसाब से लगा रखा है 10,000। तो जो डेप्रिसिएशन लग चुका है पिछले वर्षों में, प्रीवियस ईयर्स में, उन डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट को कहते हैं बैकलॉग डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट्स। यानी कि जिन वर्षों के प्रॉफिट्स फाइंड आउट हो चुके हैं, जिन वर्षों के डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, उन वर्षों में जो डेप्रिसिएशन हमने लगाया था, जिस कॉस्ट पर लगाया था, उसमें भी आज की वर्तमान लागत के हिसाब से डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करना बैकलॉग डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट कहलाता है। इसी तरह से वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट होती है, गियरिंग एडजस्टमेंट्स होती है कि कुल जो आपकी टोटल असेट्स हैं, ठीक है, उन असेट्स का कितना हिस्सा लायबिलिटीज़ जो बोरोइंग है उससे फाइनेंस किया हुआ है। मान लीजिए 2,00,000 रुपए की टोटल असेट्स है और इसमें से 1,00,000 रुपए आपने लोन से लिया हुआ है, तो यानी कि 50% फाइनेंसिंग हो रही है आपकी कहाँ से, लोन के थ्रू, तो उसको लेकर एडजस्टमेंट की जाती है। या जो आपने फिक्स्ड असेट्स बेची, ठीक है, उस पर जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स की जाती है। तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो हमने कवर की है वीडियो 3 में, जो इसका पार्ट 3 है उसमें कवर की है, क्योंकि यहाँ अगर हम इसको शामिल करते हैं तो बड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ हमने उनको शामिल नहीं किया है, ठीक है। उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हमने इसको विद एग्जाम्पल कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ सके, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, ठीक है। तो अब इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू रखें करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड को, तो इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी कमियां क्या है। तो पहली कमी तो जो अभी हमने बात की थी कि जो परचेजिंग पावर है उसको इग्नोर कर देता है, मॉनेटरी असेट्स की परचेजिंग पावर। आप फिर से समझिए, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था भाई, डेटर्स 50,000 रुपये के हैं, 1 साल बाद भी कितना देंगे आपको, 50,000 रुपये ही देंगे। लेकिन 1 साल बाद अगर 10% इन्फ्लेशन रेट हुई, ठीक है, तो ये जो आज जितनी वस्तुएं हम 50,000 रुपये में ख़रीद सकते हैं, 1 साल बाद उसके लिए हमें कितने रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी, 55,000 रुपये की। लेकिन क्या वो हमें 55,000 रुपये देने वाला है, नहीं, वो हमें 50,000 रुपये ही देगा। यानी कि 5,000 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है, मेरी परचेजिंग पावर का मुझे 5,000 रुपये का लॉस हो रहा है। और यही अगर उल्टा हो क्रेडिटर्स के मामले में कि 50,000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं, 10% इन्फ्लेशन है, अब हम उसको 55,000 रुपये तो देने से रहे, हम उसको देंगे कितने, 50,000, ठीक है। तो 5,000 रुपये का फिर हमें हो रहा है मॉनेटरी गेन।
तो मॉनेटरी गेन या मॉनेटरी लॉस जो हम करंट परचेज प्राइस मेथड में फाइंड आउट करते थे, यहाँ हम उस परचेज पावर को इग्नोर करते हैं। ये इसकी कमी है। दूसरी प्रमुख कमी यह है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उससे इसको रिकॉग्निशन नहीं मिलती। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है वो किस पर होती है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पर आप अकाउंट बनाते हैं। यानी कि ट्रेडिशनली जो बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस आप बनाते हैं, उस पर जो प्रॉफिट आपको मिलता है उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है। यानी कि अगर आप ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के हिसाब से चाहे CCA मेथड यूज़ करें चाहे CPP मेथड यूज़ करें, उनके हिसाब से अगर आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उससे जो आप प्रॉफिट निकालेंगे, इनकम टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको रिकॉग्निशन नहीं देता। ठीक है, तो ये इसकी कमी है। इसी तरह से इन्फ्लेशन के केस में तो ठीक है, लेकिन जब डिफ्लेशन की बात आए तो ये मेथड सूटेबल नहीं रहता। रीज़न क्या है कि मशीन 5 लाख रुपीज़ की, डिफ्लेशन के कारण आज उसकी वैल्यू रहेगी 2 लाख रुपए। अब सोचिए, तब तो आप डेप्रिसिएशन लगाते 50,000 रुपये पर, अब डेप्रिसिएशन कितने पर लगाएंगे, 20,000 रुपये पर। तो 20,000 रुपये अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20,000 रुपये, 2 लाख रुपए पर लगाएंगे, तो 30,000 रुपये डेप्रिसिएशन अब आप कम लगाएंगे। 30,000 रुपये डेप्रिसिएशन कम लगेगा तो 30,000 रुपये से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट अधिक हो जाएगा। और प्रॉफिट अधिक होने से क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा तो टैक्स भी ज़्यादा, टैक्स अगर ज़्यादा तो डिविडेंड भी ज़्यादा। ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा होने से टैक्स और डिविडेंड दोनों अधिक होंगे, और इससे कुल मिलाकर नुकसान क्या होगा, इससे आपकी जो कैपिटल है उसमें गिरावट आ जाएगी, उस पूंजी में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन के केस में तो ठीक है ये कि चलो प्रॉफिट को घटा कर दिखाता है तो रिजर्व्स बनाने में हेल्प होती है, लेकिन अगर डिफ्लेशन का केस है तो फिर ये मेथड सूटेबल बिल्कुल भी नहीं होता। फिर देखिए, इसके लिए कोई एक ऐसा मेथड नहीं है कि आप उसको यूज़ करें और सभी लोग उसी ढंग से यूज़ करते हों, तो इसमें बायसनेस की, पक्षपात की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैनेजर्स अपने ढंग से प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसे बढ़ा या घटा कर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो एक ये इसकी प्रमुख कमी मानी जाती है। इसके अलावा जो असेट्स अब्रॉड सिचुएटेड हैं, यानी कि विदेश में स्थित है, उस असेट्स की करंट कॉस्ट क्या होगी वो निकालना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप अपने देश की सीमाओं में जो असेट्स हैं, स्थित हैं, उनके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज ये असेट्स कितने रुपए की होगी। ठीक है, लेकिन अब्रॉड सिचुएटेड असेट्स के मामले में ये समझना, इसे फाइंड आउट करना बड़ा जो कह लीजिए कि डिफ़िकल्ट टास्क है। ठीक है, तो वहाँ पर ये मेथड सूटेबल नहीं हो पाता। फिर जो पूरे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मेथड की मैं बोलूँगा जो प्रमुख कमी है कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती है और काफ़ी सारी कैलकुलेशन बड़ी जटिल हो जाती है। ख़ास तौर पर जब आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बैकलॉग डेप्रिसिएशन की जब हम कैलकुलेशन करेंगे। अब बैकलॉग डेप्रिसिएशन का जैसे मैंने मतलब बताया कि भाई मशीन 5 साल से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, अरे 1 2 3 4 5, अब 5वें वर्ष आज इसकी वैल्यू हो गई 1,50,000 रुपये, पहले वैल्यू थे 1 लाख। तो हमें ना केवल आज के डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना पड़ेगा, इन पिछले 4 वर्षों के डेप्रिसिएशन को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। छठे वर्ष जाकर फिर से एसेट्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो ना केवल छठे वर्ष का डेप्रिसिएशन हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, पिछले 5 वर्षों का भी करना पड़ेगा। इसी तरह से जब हम 20वें वर्ष पहुंचेंगे तो ना केवल 20वें वर्ष का डेप्रिसिएशन हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, बल्कि पिछले 19 ईयर्स के डेप्रिसिएशन को भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि इससे बहुत ज़्यादा टीडियस कैलकुलेशंस हो जाती है, जो इसकी एक प्रमुख कमी मानी जाती है। अब बात आती है हाइब्रिड मेथड। ठीक है, हाइब्रिड मेथड अपने आप में कोई नया मेथड नहीं है। एक्चुअली इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ करंट परचेज प्राइस मेथड एंड करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। दोनों मेथड की अपनी कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन अपनी कुछ खूबियाँ भी हैं। तो यूँ समझ लीजिए, हम उनकी लिमिटेशंस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड को एज पर रिक्वायरमेंट्स एज ए मिक्सचर हम यूज़ कर लेते हैं, तो वो मेथड कहलाता है हाइब्रिड मेथड। लाइक शॉर्ट टर्म जो असेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं,
उनके लिए आप यूज कर सकते हैं करंट परचेज प्राइस मेथड। ठीक है, सैंडीलैंड्स कमेटी की भी रिकमेंडेशंस थी कि उसके लिए ये सूटेबल है। और जो लॉन्ग टर्म असेट्स लायबिलिटीज है उनके लिए आप जो अपना करंट परचेज प्राइस मेथड करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मिक्सचर के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं, तो वो हाइब्रिड मेथड कहलाता है। तो इस पे हमने अलग से कुछ नहीं लिया है क्योंकि सारा जस्ट ये रिपीटेशन है, तो जस्ट इसके बारे में आपको बताया है कि ये दोनों मेथड्स के मिक्सचर के रूप में यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं उस पॉइंट पर कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बारे में, प्राइस लेवल अकाउंटिंग के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ लिया, तो इसकी कमियां क्या है, क्यों इस इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को बहुत ज़्यादा पॉपुलर वे में हम यूज़ नहीं करते हैं, क्या कमियां हैं इसकी। तो उन कमियों पर अगर आप ध्यान दें तो देखिए कि किसी भी एसेट्स का वर्तमान मूल्य क्या होगा, आज ये एसेट्स कितने रुपए की बिक सकती है, या बिल्कुल इसके जैसी एसेट्स कितने रुपए की आ सकती है। ठीक है, जो नई एसेट्स आएगी क्या बिल्कुल सेम ऐसे इसके जैसा ही मॉडल होगा, इसके जैसी ही कैपेसिटी होगी, बिल्कुल सेम वही मॉडल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो प्रेजेंट वैल्यू आज इसका वर्तमान मूल्य होना चाहिए, जिस भी मेथड से हम यूज़ करें, वो हमें फाइंड आउट करने में बड़ी समस्या मिलती है। दूसरा, पक्षपात के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, क्योंकि केवल एक ही तरह का मेथड सभी जगह सूटेबल नहीं हो पाता, इस कारण से इसमें पक्षपात के लिए काफ़ी सारी गुंजाइश बनी रहती है। ना ही इसको कोई कानूनी स्वीकार्यता मिलती है, इनकम टैक्स जो है डिपार्टमेंट वो इसको रिकॉग्निशन नहीं देता। यानी कि आपको क्या करना होता है कि एक तरफ तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के हिसाब से अकाउंट बनाओ, दूसरी तरफ उनके सेटिस्फेक्शन के लिए जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग से भी आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तो डबल अकाउंटिंग हो जाती है। इससे आपका टाइम भी लगता है, रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं। फिर काफ़ी सारी कैलकुलेशन, टीडीएस कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ती है, काफ़ी सारा कैलकुलेशन वर्क। कुछ तो आप अभी करंट परचेज प्राइस मेथड में देख चुके हैं, कुछ आप नेक्स्ट वीडियो में करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड में भी देखेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कैलकुलेशन वर्क इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फिर लाभ का कम मात्रा में अनुमान, ठीक है, अंडर एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट। लाभ को इसमें क्या होता है कि जो प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट है, मान लो एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए 5 लाख रुपीज़ का, अब आप उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स के कारण प्रॉफिट 50,000 रुपये से और कम हो गया, डेप्रिसिएशन को भी और अधिक बढ़ाकर दिखाएंगे, 10,000 रुपये से डेप्रिसिएशन बढ़ गया। इससे क्या होगा कि जो आपका प्रॉफिट एक्चुअल में जो होना चाहिए उससे कम प्रॉफिट नज़र आएगा। हो सकता है एक्चुअल में प्रॉफिट नज़र आ रहा हो 4,40,000 रुपये, जबकि एक्चुअल प्रॉफिट हो 5 लाख रुपये, लेकिन प्रॉफिट जो आपने दिखाया हो केवल 4,40,000 रुपये दिखाया हो। तो ये जो जब प्रॉफिट को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, तो इससे एक नुकसान तो ये होता है कि जो मैनेजर्स है वो सीक्रेट रिजर्व, ठीक है, सीक्रेट रिजर्व्स बना लेते हैं, और सीक्रेट रिजर्व्स की गुंजाइश बढ़ जाती है, जिससे फ्रॉड की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है। ठीक है, और दूसरा, इससे फिर मैनेजरियल एफिशिएंसी का भी सही ढंग से पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल में वो जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे कम प्रॉफिट नज़र आता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कमी समझी जाती है। और लास्ट अगर हम बात करें तो कोई एक इंडेक्स प्राइस, कौन सा इंडेक्स प्राइस यूज़ करें, क्या हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज़ करें, क्या हम होलसेल प्राइस इंडेक्स यूज़ करें, या कोई और इंडेक्स नंबर, दुनिया भर के इंडेक्स नंबर्स हम यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरह के इंडेक्स नंबर पॉपुलर हैं। तो उनमें से कौन सा इंडेक्स नंबर हो जो हमें यूज़ करना चाहिए, जो सभी हमारी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करें, ऐसा कोई एक इंडेक्स नंबर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये अपने आप में इसकी एक बहुत बड़ी कमी समझी जाती है। तो ये सब कारण हैं जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है बहुत ज़्यादा ब्रॉडली यूज में नहीं आता। ठीक है, इन सब कठिनाइयों के कारण से इसका एक लिमिटेड यूज ही किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये जो मेथड है, इससे जो रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट्स है वो सारा आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, उन सभी एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।